आपने देखा होगा बेटा, जैसे स्कूल में 10th के बाद स्ट्रीम्स ली जाती हैं, तो स्ट्रीम में स्कूल मैनेजमेंट के कुछ लोग खड़े हुए, उन्होंने कहा भाई जो साइंस लेना चाहते हैं, साइंस में मैथ्स, वो इस लाइन में आ जाएंगे। फिर दूसरी लाइन बनाते हैं कि भाई बायो वाले यहाँ आ जाएं, फिर कहेंगे कॉमर्स वाले इधर आ जाएं, फिर कहेंगे आर्ट साइड वाले इधर आ जाएं। तो आप देखोगे कि जैसे ये स्टेज है तो इसके सामने यहाँ मैथ्स वालों की लाइन लग जाएगी, है ना बेटा। इधर बायो वाले खड़े हो जाएंगे इस लाइन में, फिर आपके कॉमर्स वाले खड़े हो गए, और फिर आर्ट साइड वाले खड़े हो जाए। क्या ये बात क्लियर हो गई? यस सर। तो यहां आप देखेंगे कि बच्चे ऐसे खड़े होंगे, है ना बेटा। ठीक है, तो यस अगर अगर इसी चीज को ऐसे रेक्टेंगल सा बना दें, इस तरह से रेक्टेंगल की टाइप की शेप दे दें, तो ये एक मैट्रिक्स टाइप की रिप्रेजेंट हो जाएगी। एक तो ये समझने में, दूसरा ये पहला टाइप हो गया, दूसरे टाइप समझ लेते हैं। दूसरा टाइप क्या समझते हैं कि एक आदमी जो है वो एक आइटम ए खरीदने गया, एक बी आइटम खरीदने गया। ठीक है, यहाँ पर ये पहली शॉप थी और ये दूसरी शॉप थी, है ना। अब पहली दुकान पे वो आइटम आप जब गए, एक आइटम यहाँ पे 5 रुपए का मिल रहा है, यहाँ 7 रुपए का मिल रहा है, यहाँ 4 रुपए का मिलता है, यहाँ 6 रुपए का मिलता है। ठीक है बेटा, इस तरह से वो दुकान पे गया और सामान लेने। तो ये एक तरह से आप अगर इसे भी ऐसे लिख लें तो ये भी क्या है, एक तरह का बेटा मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी जो रेक्टेंगल अरेंजमेंट आपने बना दिया, ये भी आपका क्या है, मैट्रिक्स है। क्लियर है बेटा? यस सर। ऐसे ही आपके जैसे पहला टेस्ट हुआ, ये दूसरा टेस्ट हुआ, ये तीसरा टेस्ट हुआ। यहाँ पर आपका मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। फर्स्ट टेस्ट मान लो ये सभी 20 मार्क्स के थे, और मान लो यहाँ 15 आए, यहाँ 14 आए, यहाँ 17 आए। यहाँ पर आपके 13 हुए, ये 18 हुए, ये 19 हुए, ये 14 हुए, ये 16 हुए, ये 18 हुए। इस तरह से मार्क्स मिले आपको मान लो, और इसको भी आप ऐसी शेप में लिखते हैं इस तरीके से करके। तो ये भी आपका क्या है, मैट्रिक्स है। और ये सब किस फॉर्म के अरेंजमेंट है, रेक्टेंगुलर फॉर्म के अरेंजमेंट है। क्लियर है? यस सर। अब आप इसी को आप सीधा सीधा समझे कि ये जो आप फॉर्म लिख रहे हैं वो क्या है, आपकी मैट्रिक्स। क्या है बेटा, ये मैट्रिक्स है। ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। ठीक है, जो अंदर आप लिखे हुए देख रहे हैं, ये सब इस मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं। क्या है इस मैट्रिक्स के बेटा, एलिमेंट है या पार्ट्स हैं। ओके, यस सर। और ये आपके जो अंदर लिखे हुए हैं, ये रियल नंबर्स भी हो सकते हैं, ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री टाइप की चीज, लॉगरिथम्स, मतलब मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होने वाले ये वेक्टर टाइप की चीज भी हो सकती हैं। ये किसी भी टाइप की चीजें हो सकती हैं। तो वेक्टर हुए, स्केलर हुए, या कॉम्प्लेक्स या रियल नंबर, ये कुछ भी हो सकते हैं अंदर जो लिखे। क्लियर? यस सर। अब इस मैट्रिक्स में आप देखेंगे कि ये जो ऐसे लाइनें बनी हुई हैं, एक लाइन ये हो गई, एक ये हो गया, एक ये हो गया, बेटा इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं रो। पहली रो हो गई, सेकंड, और ये थर्ड रो। क्या बोलते हैं इनको, रो बोलते हैं। और जब जब आप इनमें ये वाली लाइनें उठाएंगे, ये 1 2 3, बेटा इनको बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं इनको, कॉलम बोलते हैं। तो ये वाली जो होगी, ये होगी कॉलम 1, ये हो गई कॉलम 2, और ये हो गई बेटा कॉलम 3। तो क्या मुझे कॉलम समझ में आया? यस सर। तो रो कॉलम क्लियर हो गई। यस सर। बेटा कोई भी मैट्रिक्स कैपिटल लेटर में लिखी जाती है, ए बी सी इस तरह से, या एक्स वाई जेड, ये कैपिटल लेटर से क्या किए जाते हैं बेटा, रिप्रेजेंट की जाती है। क्या की जाती है बेटा, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट की जाती है। चलो आगे ले लेते हैं। ये क्लियर हो गया यहां तक? तो ये कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। चलिएगा बेटा आगे चलता हूं।
मान लो कोई एक ए मैट्रिक्स है, तो यहां उसको रो इनटू कॉलम, ये जो रो इनटू कॉलम आप यहां लिख रहे हैं ये बोलते हैं ऑर्डर। क्या बोलते हैं इसको बेटा? ऑर्डर बोलते हैं। तो जैसे आपको मैं कह देता हूं कि ए 2/3 की कोई मैट्रिक्स है, इसका मतलब इसमें यहां पर कितने रो हैं? 2 रो होंगे, और बेटा कॉलम कितने होंगे? 3 कॉलम होंगे। समझ रहे हैं आप? यस सर। अगर मैं कह दूं कि कोई बी मैट्रिक्स है और वो 3/3 की है, तो इसका मतलब रो 3 होंगी और उसके अंदर कॉलम भी 3 होंगे। क्लियर हो गई बात मेरी? यस सर। चलिएगा, अब जब हम कोई मैट्रिक्स लिखते हैं तो इन्हें क्या बोलते थे? रो बोलते थे। तो ये पहली रो थी, ये दूसरी रो थी और ये तीसरी रो। अब यहाँ आ जाइएगा, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2 और ये कॉलम 3। क्या मेरे को इतनी बातें समझ आई अभी तक? यस सर। बेटा ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं ना, ये जो जहां पे एक दूसरे को कट कर रही है, ये होते हैं एलिमेंट्स। क्या होते हैं? एलिमेंट्स। अब एलिमेंट की पोजीशन कैसे बताओगे? इस एलिमेंट को, एलिमेंट्स लिखे जाते हैं बेटा स्मॉल लेटर से। किससे लिखे जाते हैं? एलिमेंट्स लिखे जाते हैं बेटा स्मॉल लेटर से। तो ये एलिमेंट देखिएगा, आप जब भी एलिमेंट लिखे तो आई इंटू जे करके, आई कोमा जे करके लिखेंगे। ए आई जे, ए आई जे, आई कोमा जे। आई क्या है? रो को रिप्रेजेंट करेगा, जे क्या है? कॉलम को बताएगा। आई किसको बताएगा? रो। जे किसको बताएगा? कॉलम को। क्लियर है बात बेटा? यस सर। तो इसका मतलब ये वाला जो एलिमेंट होगा ये A11, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, ये क्या होना चाहिए फिर? 1 2। यस सर। और ये वाला 1 3। 1 3 होगा, पक्का? यस सर। तो ये क्या होना चाहिए? 2 1। 2 1। ये 2 2 2। 2। ये वाला 2 3। ये अपना थर्ड में पहुंच गए हैं, 3 1 3 2 3 3। बता सकता हूं ऐसे में? यस सर। तो इनको अगर अब आप एक प्रॉपर वे में लिखना चाहें किसी मैट्रिक्स को, तो आप कैसे लिखते हैं कि कोई ए मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर अगर 3/3 है, तो ये एलिमेंट होगा A11, ये होगा 1 2, ये होगा 1 3, ये हो गया 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ये बातें क्लियर हो गई भाई? यस सर। आप जब भी एलिमेंट लिखते हैं तो लिखते हैं आई जे, इस तरीके से। और जब इसे मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो यहां आप कहीं कहीं पढ़ेंगे पी क्यू ए आई जे, कहीं कहीं पढ़ेंगे एम एन, और कुछ जगहों पर आई जे को ऐसे ही लिखा जाएगा, लेकिन ये अंदर लिखा जाता है आर इंटू सी। अब इन सभी पॉइंट्स पर आप बात कर लें तो ये जो पहले वाले होंगे, जितने भी ये पहले वाले होंगे, ये वाले, इन सबको क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। और जो ये बाद वाली चीजें होंगी बेटा, जितनी भी जगहों पर आप देखेंगे इनको, ये होंगी कॉलम। क्लियर है मेरी बात? यस सर। कोई डाउट बेटा? नो सर। तो आप जब ऐसे लिख सकते हैं या तो, या इस तरीके से, अब कहीं कहीं आप इसको ऐसे भी लिख देंगे P कोमा Q, यानी एक ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है पी क्यू। ऐसे ही इधर लिख सकते हैं आप, कोई बी मैट्रिक्स कह दो, मान लो ये बी है, M इंटू एन। ऐसे ही सी कह दो तो ये R इंटू सी। इस तरीके से आप किसी भी मैट्रिक्स को लिख करके बता सकते। ठीक है बेटा? यस सर। कोई दिक्कत नहीं? नो सर। ये जो एलिमेंट है या ये जो पार्ट है या ये जो मेंबर है, इन्हीं को कुछ जगहों पर बोला जाता है बेटा एंट्रीज। क्या बोला जाता है? इन्हें एंट्रीज भी कहते हैं
इनको पार्ट्स भी बोल देते हैं, इनको मेंबर भी बोला जाता है, और एलिमेंट तो ज्यादातर वर्ड इस्तेमाल ही होता है। ठीक है बेटा, Yes, sir. क्लियर हो गया? Yes, sir. एक मैट्रिक्स होती है तो मैट्रिक्स, और बहुत सारी है तो मैट्रिसेस। डन। मैट्रिसेस और मैट्रिक्स एक ही चीज है, बस ये है कि एक है तो मैट्रिक्स यूज करते हैं, और एक से ज्यादा हो, 2 3 4 हो तो मैट्रिसेस लिख दिया जाता है। सही है बेटा? Yes, sir. चलो एक एग्जांपल लगाते हैं। अब आप ये बताइएगा कि आपके पास 10 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 10। कितने टाइप की मैट्रिसेस पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर? किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर कितने टाइप की पॉसिबल है? 4 types. तो अब आप देखिएगा, जरा देखो, हो सकता है एक, देखो आर और सी का प्रोडक्ट करके दिखाना है मुझे, ऐसे दिखाना है ना बेटा, तो हो सकता है 1 रो हो और 10 कॉलम हो उसमें। ये उल्टा भी हो सकता है। अब इधर आ जाइए, 2 रो 5 कॉलम हो सकते हैं, और ये ऐसे भी बोल सकते थे 5 2। क्या और कोई मल्टीप्लीकेशन या प्राइम फैक्टराइजेशन टाइप का ऐसा पॉसिबल है, 2 का पेयर? No, sir. तो ये बात क्लियर हो गई मेरी। Yes, sir. चलो आगे बढ़े। Yes, sir. अब बेटा एक कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन होता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स, मतलब आप मैट्रिक्स फॉर्म करें, तो उसमें आपको 2 बातें हमेशा ध्यान रखना है। पहली चीज ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, और बेटा दूसरी चीज नेचर ऑफ एलिमेंट्स या एलिमेंट्स के बारे में। ये 2 बातें हमेशा पता होनी चाहिए मैट्रिक्स से रिलेटेड, कि वो भाई जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, और जो एलिमेंट के बारे में बता रहा है वो क्या है, उनका नेचर कैसा है, वो किस टाइप के हैं। ये 2 बातें सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं बेटा किसी मैट्रिक्स के लिए। क्लियर है? तो अब यहां पर एक एग्जाम्पल उसने बोला। एग्जाम्पल क्या कहा उसने? कहा कि भाई ए आई जे जो है वो रिप्रेजेंट करता है ए प्लस आई प्लस जे अपॉन 2 का मॉडुलस, ऐसे। ठीक है बेटा? अब आप ये बताइएगा कि एक मैट्रिक्स आपको 2/3 की बतानी है, वो कैसी बनेगी? यानी कि 2/3 की एक मैट्रिक्स बनाओ जिसके एलिमेंट इस तरह से हो। अब कहीं कहीं क्या होता है कि ये ना नेगेटिव दे देते हैं, तो अब मुझे लगता है करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आ जाएगा ये। Yes, sir. चलो जल्दी जल्दी बना ले। इधर वाला हटा सकता हूं क्या मैं? Yes, sir. कितने एलिमेंट बनेंगे बेटा के? So 0, 1/2, 1 और 1/2, 0, देखो 1/2. मुझे लगता है ये 2 तो 0 ही हो गए। Yes, sir. ठीक है बेटा? Yes, sir. अब ये आएगा -1/2, ये आएगा -1। So mod भी तो लगा है. हाँ ठीक है ठीक है, तो ध्यान नहीं दिया मैंने। चलो ये आ गए अपने। फिर Yes, यहाँ sir. पर भी 1/2। क्यों बेटा? Yes, sir. और यहाँ भी 1/2। Yes, sir. तो इस तरह से मेरी एक मैट्रिक्स फॉर्म हो गई, बन गई। Yes, sir.
चलो एक वर्ड और क्लियर करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। बेटा डिटर्मिनेंट आप एक एक तो ये ध्यान रखेंगे कि जो ऑर्डर होता है उस मैट्रिक्स का वो हमेशा स्क्वायर फॉर्म में होगा। स्क्वायर फॉर्म जानते हैं, स्क्वायर फॉर्म का मतलब या तो 2x2 का ऑर्डर होगा, या 3x3 का, या 4x4 का, इस तरह का होगा बेटा। यानी कि रो कॉलम क्या होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम क्या होते थे, इक्वल होते हैं बेटा। रो कॉलम क्या होते हैं बेटा, इक्वल। इक्वल होते हैं। तो एक तरह से आपको डिटर्मिनेंट अगर किसी मैट्रिक्स का निकालना है तो पहले क्या देख लेना है कि उसका ऑर्डर स्क्वायर टाइप का हो, इसमें से कोई भी एक टाइप, यानी रो कॉलम सेम हो। ठीक है बेटा। यस सर। अब जनरली आपके ना नंबर 1 मैं निकाल रहा हूं, अगर कोई मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की है, ऐसे इस तरह की है, तो इसका डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंट होता है बेटा ऐसे मैग्नीट्यूड टाइप का या मॉडुलस टाइप से। ओके। यस सर। और फिर ये इस तरह से लिखा जाता है, ये हो गया अपने पास 3 1 एंड 2 4। क्लियर है मेरी बात। यस सर। अब ये जब आप करेंगे सॉल्व तो कैसे निकालेंगे बेटा इसको, याद होगा आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड 10th क्लास में जब xy की वैल्यू निकालते थे तो ये क्रॉस और ये क्रॉस करते थे और बीच में माइनस का साइन आता था, याद है मुझे। ये ऐसे यस लिख सर। सकते हैं कि A है, B है, C है, D है, तो ये होता था AD में से BC माइनस कर। पता है मुझे ये बात। यस सर। इसका मतलब देखो ये 12 होगा, फिर माइनस होगा, फिर ये 2 आएगा, यानी 10 आंसर आएगा। यस सर। तो ये जो डिटर्मिनेंट है वो कौन से टाइप की मैट्रिक्स की निकली थी, 2x2 की। किसकी निकली थी बेटा, 2x2। अब मैं 3x3 की ले लेता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल है 3x3 की एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। इस टाइप की होगी। ठीक है बेटा। अब इसका एक्सपेंशन देखते हैं। तो यहां सबसे पहले क्या देखना है, एक्सपेंशन कह दो या डिटर्मिनेंट कह दो इसका। तो ये 3x3 ऑर्डर है, यस सर। तो इससे इतना पता चला कि इसका एक्सपेंशन निकल सकता है, डिटर्मिनेंट निकल सकता है। और डिटर्मिनेंट कैसे लिखते थे, इस तरह से करके लिखेंगे 1 2 1 0 3 1 -1 2 2। यहां तक कोई समस्या। नो सर। बेटा अब इसका एक्सपेंशन का कंसेप्ट समझ ले। कंसेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट ये कहता है पहले उठाओगे ये वाला एलिमेंट और ये एलिमेंट लिख लोगे आप, आगे लिख लिया। यस सर। इसके बाद जब ये ऐसा एलिमेंट ले लिया जाता है तो उसके रो कॉलम को छिपा लिया जाता है। देखो ऐसे छिपा दो, ये छिप गया कॉलम और ये ऊपर की रो, ये भी छिपा देंगे, ये भी छिपा देंगे, तो बचा कौन, ये पार्ट बचा ना, इतना पार्ट। यस सर। तो इसको लिखना है मुझे, ये लिखोगे ऐसे कर, ये 3 1 एंड 2 2। इसके बाद बेटा आएगा ये वाला एलिमेंट। ठीक है। अब ये एक ऑर्डर चलता है, प्लस माइनस इस तरह से। वो कैसे चलता है, ये एलिमेंट कौन सा था, A11 था ना, यस सर। तो इसके नीचे जो लिखे है ना बेटा ये रो कॉलम वाले कंडीशन, इन दोनों को ऐड करके चेक कर लो। अगर इन दोनों का प्लस करने से इवन नंबर आता है, कौन सा नंबर आता है मेरे बेटा, इवन। तो प्लस का साइन आएगा। और अगर ये ओड आ जाए तो माइनस का साइन। इवन आएगा तो प्लस, ओड आएगा तो माइनस। समझ रहे हैं बेटा। यस सर। अब ये देखो ये 1 और 1 2 हुआ, 2 तो इवन है इसलिए आगे प्लस का साइन। अब ये एलिमेंट कौन सा है, ये है 1 2। क्या है बेटा ये 1 2। 1 2 कौन सा एलिमेंट हुआ, और ओड हुआ। ओड होगा तो क्या आएगा बेटा, माइनस।
अब कौन सा एलिमेंट लिखना है आपको? 2 लिखना है। फिर आ जाइए ये, और हमने बात करी बेटा कि जो भी एलिमेंट होता है उसकी रो कॉलम क्या कर ली जाएंगी? छिपा दी जाएंगी। यस सर। तो अब अगर मैं रो कॉलम छिपाना चाहूं तो इधर ये कॉलम गई और इधर ये रो गई। तो बचे हुए एलिमेंट क्या क्या है बेटा? देखो 0 1 -1 2। समझ आई ये बात? यस सर। अब अगले वाले पे पहुंचेंगे, यहां वाले पे। अगला वाला एलिमेंट ये वाला आएगा। यस सर। ये एलिमेंट ऑर्डर के हिसाब से, ऑर्डर के कंडीशन से 1 3 है। यस सर। तो बेटा प्लस आएगा क्योंकि दोनों का सम 4 हो गया है, 1 और 3 का। यस सर। बेटा आगे क्या बचेगा? आप देखो यहाँ पर ये 1 लिखा जाएगा और ये अब अंदर से क्या लिखेंगे? देखो ये पूरा खत्म, इतना हिस्सा बचा कौन? ये दोनों। यस सर। तो दोनों के हिसाब से फर्स्ट रो ये रही, सेकंड रो ये रही। क्या मेरी बात क्लियर हो गई यहाँ तक? यस सर। आगे चलें? यस सर। चलो एक्सपेंशन बता दो बेटा, क्या आना चाहिए इसका। फिर मैं करके दिखाता हूं तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या आएगा। सो 5। चलिएगा आप चेक कर लेते हैं। ये 1 आया यहाँ पर, ये 6 -2 -2 बाहर, ये आया +1, उसके बाद 1, फिर ये आया +3, ये आ गया 4 -2 +3, ये अपने पास 5। तो डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्लियर हो गया। यस सर। ज्यादातर ये 2x2 या 3x3 तक ही जाते हैं। ठीक है बेटा। यस सर। अब बेटा आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। हाँ जी, टाइप्स ही है कि कितने तरीके की मैट्रिसेस होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आता है बेटा ये रॉ मैट्रिक्स। बेटा कहीं कहीं ना वेक्टर वर्ड भी यूज होता है इसके लिए, कहीं कहीं, वो भी केवल सिंगल रो या सिंगल कॉलम के। ठीक है, तो रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, जब भी ये रो मैट्रिक्स बोलेंगे। हाँ जी बेटा। सब कुछ नहीं। बेटा जब रो मैट्रिक्स होगी तो इसमें कितनी रो होंगी? ओनली 1 रो। अगर किसी मैट्रिक्स में एक रो है तो वो रो मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है बेटा? रो मैट्रिक्स। तो देखो ऐसे ऑर्डर क्या होगा? रो कितनी होंगी? एक, और कॉलम कुछ भी हो सकता है। यस सर। और मैं अगर लिखना चाहूं तो यहाँ पर आगे एग्जाम्पल की फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ 2 1 3, या लिख सकते हो केवल 2 1 ही लिख दो, या लिख सकते हो 1 2 3 4 5 ऐसे। तो सभी का ऑर्डर चेक करो, 1 into 3 है, 1 into 2 है, 1 into 5 है। तो आपने एक चीज ऑब्जर्व करी कि रो सभी की 1 है। क्लियर? यस सर। अब आता है बेटा सेम पैटर्न पे कॉलम। कॉलम मैट्रिक्स, और इसको भी वेक्टर कॉलम वेक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, अब ये उसी को फॉलो कर दो जरा। इसमें क्या होगा? ओनली 1 कॉलम। कितने कॉलम होंगे बेटा? एक कॉलम होगा। तो इस तरह की मैट्रिक्स के लिए जनरली ऑर्डर क्या होना चाहिए? रो तो कुछ भी हो लेकिन कॉलम एक रहेगा। क्यों बेटा? यस सर। इसी तरीके से लिख लें, ऐसे 2 1 हो सकता है, 2 1 3 हो सकता है, 2 1 3 4 5 ऐसे हो सकता है। तो यहां भी आप चेक करें, ये हो गया 2 1, ये हो गया 3 1, ये हो गया 5 1। ठीक है, यस सर। तो इस तरीके से आपको कॉलम मैट्रिक्स
समझ आ गई? Yes, sir. अब आते हैं रेक्टेंगल टाइप वाली। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगल से मतलब है ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो कॉलम इक्वल ना हो। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, डिफरेंट है। नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ओके, तो कोई एक मैट्रिक्स अगर आप लिखना चाहेंगे तो m इंटू एन का ऑर्डर होगा और m इक्वल टू n नहीं है। सही है बेटा, m और n इक्वल नहीं है। क्लियर है मेरी बात? Yes, sir. चलिएगा, तो कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं। 2 1 है ना, ऐसे। दूसरा एग्जांपल इस तरह से हो सकता है, ऐसे हो सकता है। तो इनमें देखो यहाँ क्या है, 1 रो 2 कॉलम, 2 रोज 3 कॉलम, 3 रोज 2 कॉलम। इस तरह की और भी बनाई जा सकती है, क्यों बेटा? Yes, sir. तो ये अपने पास मैट्रिसेस जो हैं सभी रेक्टेंगुलर फॉर्म की है। किस फॉर्म की है बेटा? Rectangle. आगे चले। Yes, sir. इसी से जोड़ते हुए आगे लिख लेते हैं स्क्वायर वर्ड। स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स बेटा वे मैट्रिक्स होती हैं जिनके नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल। नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। क्या ये बात सही है? Yes, sir. या अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं m इंटू एन, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए m और n क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है बेटा, Yes, sir. और स्क्वायर मैट्रिक्स डन बेटा। Yes, sir. और ये भी बात ध्यान रखेंगे कि जो डिटर्मिनेंट होता है वो किसका होता है हमेशा, Square matrix, sir. स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स से ही कई और मैट्रिक्स बनती हैं, एक है उनमें से डायगोनल मैट्रिक्स। अब एक यहाँ मैं स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड अगर एक एग्जांपल बना लूं कि भाई ए है 2 1 3 -1 4 6 0 1 7, तो बेटा डायगोनल तो देखो, एक डायगोनल तो आपके पास ये हो सकता है और एक डायगोनल आपके पास ये हो सकता है। दो हो सकते हैं ना, एक ग्रीन वाला एक ब्लू वाला। क्लियर? Yes, sir. लेकिन बेटा इसमें एक वर्ड और जोड़ दिया जाता है, वो होता है लीडिंग डायगोनल। क्या होता है बेटा? ये लीडिंग डायगोनल जो है ये ग्रीन वाला होता है बेटा। कौन से वाला बेटा? ग्रीन वाला दिख रहा है ना डायगोनल, Yes, sir. इसी को ही डायगोनल काउंट करते हैं बेटा, ध्यान रखना। और इसे दूसरा नाम दिया जाता है लीडिंग डायगोनल, यानी कि लीडिंग डायगोनल हो या डायगोनल हो, दोनों ही चीजों में यही इस्तेमाल होता है। ठीक है बेटा, Yes, sir. याद रहेगा। Yes, sir. तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल डायगोनल एलिमेंट हो उसे बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं उसको? डायगोनल मैट्रिक्स। बाकी एलिमेंट क्या होंगे? Zero, sir. तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स से अलग सारे एलिमेंट जीरो हों वो होगी डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है मेरी बात? Yes, sir. चलो आगे चलें। Yes, sir.
बेटा अगला पॉइंट है 6 नंबर पे स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है बेटा? अगर आप डायगोनल एलिमेंट्स को फिक्स कर दें, क्या कर दें बेटा? जैसे आपने लिख दिया सभी को 5 5 5, बाकी सारे 0 हैं, या आपने ऐसे 2 2 लिख दिया, बाकी 0 लिख दिए, तो आप देख रहे हैं जो डायगोनल एलिमेंट हैं ये क्या है बेटा? इक्वल है। यस सर। तो ऐसी मैट्रिक्स जो हैं जिनके डायगोनल एलिमेंट क्या हो? इक्वल हो, सेम हो, कांस्टेंट हो, तो उन्हें बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बेटा? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर? यस सर। अब इसी का एक स्पेशल कैरेक्टर लेते हुए यूनिट मैट्रिक्स बन जाती है। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये कौन सी मैट्रिक्स? ये वो मैट्रिक्स हैं जिनके डायगोनल एलिमेंट यूनिट, यूनिट मतलब 1 हो जाए। क्या हो जाए बेटा? 1। इस तरीके से ये तो 2 by 2 ऑर्डर की है, इसे I2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? I2 का मतलब, I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और 2 by 2 ऑर्डर की है। किस ऑर्डर की है बेटा? 2/2। 2 by 2 ऑर्डर की है। क्लियर है? यस सर। अब यहां आ जाइए, इसे बोलेंगे I3। क्या बोलेंगे? ऐसे ये 3 by 3 ऑर्डर की, तो I2 का मतलब 2 by 2, I3 का मतलब 3 by 3, I4 का मतलब फिर क्या होना चाहिए? 4 by 4। 4/। यस सर। आपने अभी स्केलर वाली देखी है, तो इसे ऐसे भी लिखा जाता है DIAG, और ब्रैकेट में लिख दिया जाता है 2 2। समझ में आ रहा है यस सर। कि ये एक स्केलर मैट्रिक्स है और इसके एलिमेंट क्या क्या हैं? 2 2 हैं। और इसे क्या लिखोगे? DIAG और ब्रैकेट में 5 5 5। क्लियर है बेटा? ये 2 by यस। 2, ये 2 2 की, ये 5 5 की। और जनरली जो जैसे अभी डायगोनल वाली हमने पढ़ी थी 1 -2 3 बाकी 0 थे, इसे लिखा जाएगा DIAG और ब्रैकेट के अंदर 1 -2 3, यानी कि डायगोनल के जो एलिमेंट हैं उन्हें भी आप डायरेक्टली लिख करके DIAG ऐसे लिख करके बता सकते हैं। समझ रहे हो बेटा? यस सर। तो अब इसके लिए क्या लिखोगे? 1 1। यस सर। और इसके लिए क्या जाएगा? 1 1 1। बिल्कुल इस तरह से। ठीक है बेटा? यस सर। आगे चले। यस सर। अब आता है बेटा सिंगलटन मैट्रिक्स। सिंगलटन मैट्रिक्स। सिंगलटन मैट्रिक्स का मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट कितने हैं? एक एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है बेटा? 1। एक एलिमेंट है। जैसे मैंने लिख दिया 2, या मैंने लिख दिया 1, या मैंने लिख दिया 5, तो ये सारी मैट्रिक्स क्या हो गई बेटा? सिंगलटन मैट्रिक्स हो गई। और इन सबका ऑर्डर आप देखेंगे तो 1 1। ठीक है बेटा? यानी कि रो और कॉलम दोनों क्या होते हैं? इसके 1 1 होते हैं।
क्या मैं समझ गया ये बात? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. आगे चले बेटा। Yes, sir. आती है अब ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। कौन सी बेटा? ट्राइंगुलर मैट्रिक्स यानी कि ट्राइंगल टाइप की, त्रिभुज टाइप की इनके अंदर एक फिगर बनती है, शेप बनती है। तो अब ये दो टाइप होते हैं, एक होती है अपर ट्राइंगुलर, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है बेटा? इसमें डायगोनल एलिमेंट जो होता है बेटा, उसके ऊपर एलिमेंट होते हैं, नीचे नहीं होते हैं, नीचे जीरो होती है। ये देखो नीचे वाले, देखो इस डायगोनल के नीचे जीरो हैं, तो ये अपर ट्रायंगुलर हो गई। ऊपर एलिमेंट है, नीचे जीरो है। ऊपर तो कुछ एलिमेंट है लेकिन नीचे क्या है बेटा? जीरो है। अब बी पार्ट देखें, इसे बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर। लोअर ट्रायंगुलर में उल्टा सोच सकता हूं ना मैं अब तो, Yes, कि sir. अगर ये ऐसे दे दे मुझे, ऊपर जीरो जीरो लगा दे और नीचे कुछ भी ऐसे बोल दे, तो देखो ये डायगोनल है। अब इस डायगोनल के नीचे तो एलिमेंट है, ऊपर वाले जीरो हो गए। तो ये कौन सी हो गई? Lower triangular matrix. ओके। Yes, sir. आगे चल दूं बेटा? समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. अब ये जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हैं, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं, ये नोट करने वाली बात है। नंबर ऑफ जीरोस इन अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इक्वल टू n माइनस वन अपॉन टू। क्या बेटा? n माइनस वन अपॉन टू, ये ध्यान रखना। n क्या है? ऑर्डर। n क्या है बेटा? Order. यानी कि जो 2x2 वाली होगी उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होने चाहिए? 1. और 3x3 में 3. तो 4x4 का भी निकल जाएगा, Yes, sir. 6 आ गए, है ना? Yes, sir. तो इस तरीके से आप, अगर वो कहेंगे कि 10x10 ऑर्डर के तो नंबर ऑफ जीरोस बताओ, तो अगर किसी बच्चे को ये पता है तो वो डायरेक्ट निकाल सकता है, अदरवाइज तो वही क्या कहते हैं कि इलझे रह जाएंगे, हम लोग बनाते रहेंगे बार बार। ठीक है बेटा? Yes, sir. आगे चल दो बेटा। Yes, sir. समझ में भी आ रहा है? Yes, sir. हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल का मतलब जानते हैं बेटा? जिसकी ऐसे लंबाई ज्यादा हो, मतलब इस तरीके से बड़ा है, ऐसे हाइट में छोटा है, तो वो हॉरिजॉन्टल है। ठीक है बेटा? तो अगर आप देखें यहां, ऐसे लिख दूं मैं, इस तरह से, तो आप देखेंगे कि इनकी ऐसे लंबाइयां ज्यादा हैं, ऊंचाई कम है। क्यों बेटा? Yes, sir. तो इसमें ऐसा नहीं हुआ कि रो कम है कॉलम ज्यादा है? Yes, sir. तो इसमें ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। शॉर्ट में लिखोगे तो ऐसे, इसी बात को कह सकते हो कि सी ज्यादा होंगी। क्यों बेटा? Yes, sir.
नोट करते रहेंगे बेटा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब इस तरह से ऊंचाई ज्यादा। देख रहे हैं इसमें? yes sir, तो यहाँ देखो रो कितनी है, 3, कॉलम 2, 3 1 4 3। तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स, या कह दो आर ग्रेटर देन सी। इसी बात को लिख सकते हो सी लेस देन आर। ठीक है बेटा? yes sir, ठीक है ना? yes sir, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है जीरो मैट्रिक्स। इसी को नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स होती हैं ऐसी मैट्रिक्स कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट होती हैं। अगर मैंने I2 लिखा है तो 2 रो 2 कॉलम है इसमें। सिंपल IO लिख दिया तो कोई ऑर्डर हो सकता है, जैसे ऐसे होता था ना, लेकिन इसमें क्या होंगे सारे एलिमेंट ये वाले 0 0 0 0 क्या होंगे, 0 0। तो मैं लिख देता हूं इनको अब 0 0 0। सारी एलिमेंट की बातें कर ली, 0 लिख लिया। तो ये सभी क्या है, अपनी नल मैट्रिक्स है। ठीक है बेटा? जब yes sir, क्वेश्चंस के अंदर इसको इस्तेमाल में लाया जाता है तो देख लिया जाता है कि जो मैट्रिक्स है मेरे पास ऑलरेडी वो किस ऑर्डर की है। जिस ऑर्डर की वो मैट्रिक्स होंगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स भी उसी ऑर्डर की ले ली जाती है। सही है बेटा? yes sir, आगे चले। yes sir, अब आता है सब मैट्रिक्स, नेक्स्ट पार्ट सब मैट्रिक्स। आप एक मैट्रिक्स ले, कोई ए मैट्रिक्स है, इस तरह की। अगर इस मैट्रिक्स की कोई एक रो या कोई कॉलम इस तरह से मैं हटा दूं और फिर एक मैट्रिक्स देखूं क्या बनती है वो। ठीक है? तो मैं ऐसा उठा लेता हूं, मान लो ये मैंने उठाया, मैंने ये वाली रो और ये वाला कॉलम हटा दिया, तो एक मैट्रिक्स बी लिख सकता हूं। कौन से? ऐसे करके लिख सकते हैं ना। तो ये जो बी है, बी इज द सब मैट्रिक्स ऑफ ए। बी क्या है बेटा? ए की सब मैट्रिक्स है। क्लियर है बेटा? yes sir, सही चल रही है गाड़ी? yes sir, आगे चले। जी sir, आगे आता है बेटा एक, ये ध्यान से समझना, इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है आपके पास इस तरह, ठीक है? तो इस मैट्रिक्स के अगर तुमसे कहा जाए, जैसे ए है, आपसे कहा गया ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करो, तो इसे लिखा जाएगा TR ऑफ ए। ऐसे कर, क्या लिखा जाएगा? TR और ब्रैकेट में ए, और इसका मतलब होता है सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। क्या है बेटा?
सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, यानी कि जितने भी डायगोनली ऐसे एलिमेंट होंगे उन सबको ऐड कर दूंगा। क्या कर दूंगा उन सबको? ऐड। तो इसका इसका देखो क्या होना चाहिए, ये ऐड हो जाएंगे, तो ये होगा 2 + 3 = 5। ठीक है बेटा। यस सर। चलो अगर मान लो कोई b = दे दे मेरे को 3 1 4 0 3 7 9 -5 6, अगर इस तरीके से कोई दे रहा है मेरे को, तो अब ट्रेस ऑफ b क्या लिखना चाहिए मुझे? 5। हम तो डायगोनल एलिमेंट की बात करते थे, हम तो इनकी बात करेंगे, तो इन्हें ऐसे लिखा जाएगा 3 + 7 ± 5। क्या मेरी बात पकड़ में आ गई आपको? ये यस सर। क्लियर हो गया? यस सर। तो इस तरह से ट्रेस निकल जाएगा। यस सर। अब ये अगर पूछे मुझसे कि ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी बताओ, कर सकता हूं मैं? 0। तो ऐड सब्ट्रैक्ट करने में कोई परेशानी? नो सर। इस तरह से निकाल सकता हूं। यस सर। आगे चलें बेटा। यस सर। कुछ प्रॉपर्टीज इससे रिलेटेड होती हैं ट्रेस से, वो क्या क्या है? एक पार्ट तो हम लिख सकते हैं कि भाई ट्रेस ऑफ, अगर कोई के ए कर रहा है तो के बाहर आ जाएगा, के कोई कांस्टेंट है बेटा, और ट्रेस ऑफ ए रह जाएगा। जब किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर की, मान लो आपके पास ए है कोई और आपसे कहा गया 2 ए बताओ, तो आप 2 की मल्टीप्लाई सारे एलिमेंटों से करो इस तरीके से। समझ रहे हो बेटा? यस सर। और अगर यही चीज -2 की क्या था, तो सारे एलिमेंट -2 से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। क्या परेशानी है? क्लियर है ना? यस सर। अब अगर दो मैट्रिक्स ऐसे करके दे दें आपसे +- b, तो आप दोनों के अलग अलग ट्रेस ऑफ ए ± ट्रेस ऑफ बी लिखते। ठीक है? यस सर। जो ए और बी का प्रोडक्ट होता है वो बी ए करके भी ट्रेस निकाल सकते हैं आप। ट्रेस ऑफ ए भी निकाल लो चाहे ट्रेस ऑफ बी ए निकाल लो, दोनों क्या होंगे बेटा? सेम होंगे। ट्रेस ऑफ ए एंड ट्रेस ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज होता है रो कॉलम बदलना, ए डैश का मतलब रो किसमें बदल जाएंगे? कॉलम में, या कॉलम किसमें बदल जाएंगे? रो में। ठीक है बेटा, ये ट्रांसपोज है। ओके। यस सर। अब अगर ट्रांसपोज ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाए तो कितना होगा? पहले बताओ, ट्रेस का यानी कि टीआर का मतलब क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट का सम। डायगोनल एलिमेंट्स का सम। अब डायगोनल एलिमेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होते हैं? 1। तो अब ये बात पकड़ में आई कि डायगोनल एलिमेंट 1 1 है, तो अब ऑर्डर पे मतलब एक तरह से डिपेंड हो गया वो। तो यहां पर अगर मैं लिख दूं इसको n, तो आंसर भी n हो जाना चाहिए। यस सर। ठीक है बेटा। यस सर। अभी मैंने यहाँ लिखा कि ट्रेस ऑफ ए बी जो है वो ये होता है, लेकिन ये आप कभी भी ऐसा ना लिखें, ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ बी, ऐसा ना लिख दें। समझ में आएगी बात? ये वाली बात कभी मत लिख लेना, बहुत से बच्चे कर देते हैं गड़बड़। ठीक है बेटा। यस सर।
आगे चले। Yes, sir. अब है बेटा कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स, कंपेरेबल का मतलब जिनकी कंपेयर की जा सके। क्या किया जा सके बेटा? जिनका, Compare. तो ऐसी मैट्रिक्स जिनका आप कंपेयर कर सकते हो उनको बोलते हैं कंपेरेबल मैट्रिक्स। और उनमें जनरली क्या होगा? ऑर्डर सेम होगा। क्या होगा बेटा? ऑर्डर Same. सेम ऑर्डर। तो यहां नंबर 1 सेम ऑर्डर होना चाहिए। दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट चेक करे जाते हैं। तो ऑर्डर चेक कर लेंगे और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी देख लिए जाएंगे। अब देखो एग्जांपल में, मान लो एक ए है आपके पास मैट्रिक्स और एक बी मैट्रिक्स है। अभी से देखो जरा ए बी मैट्रिक्स को। अगर मैं ए बी मैट्रिक्स देखूं और ऊपर की बातें करूं पहली, तो पहली बात क्या कह रहा है? वही पहली बात क्या कह रहा है बेटा? उसने कहा सेम ऑर्डर होना चाहिए। तो ऑर्डर चेक कर लेते हैं। 2x2 का ऑर्डर यहां नजर आ रहा है, 2x2 का यहां नजर आ रहा है। इसका मतलब ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कंपेयर कर लें। क्या कर लें बेटा? कंपेयर करें। तो कंपेयर कैसे करेंगे? एक तरह से अगर मैं कह दूं कंपेयर करके बताओ एबीसी क्या है, तो कंपेयर करके पता चला कि ए तो 2 होना चाहिए, बी 1 होना चाहिए, सी 5 होना चाहिए और डी को 3 होना चाहिए। ठीक है। यही बात इक्वल वाली सिचुएशन में भी देखेंगे। इसमें बेटा अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उसमें आप सबसे पहले ऑर्डर चेक करें फिर कंपेयर कर लें। तो एक तरह से ये जो आपने किया ये किसके लिए किया? इफ ए इक्वल टू बी, तो आपने कहा भैया ये सिचुएशन होगी। ठीक है बेटा। Yes, sir. आगे चले बेटा। Yes, sir. एग्जाम्पल है अब ये, इफ a plus 3 2b plus a c minus 1 and 4d plus 8 equal to a minus 1 3 d 2d और 0, then find a plus b का मॉडुलस प्लस z प्लस w का मॉडुलस। करें जरा सॉल्व। Sir, Z plus W. Z और W तो दिए नहीं है. ओ बेटा वो सी डी बेटा। ध्यान से करें बेटा। 1, चलो सॉल्यूशन देख। तो पहले कंपेयर कर लेते हैं। a प्लस 3 इक्वल टू माइनस ए माइनस 1। तो बेटा ये ऐसे होगा ना, 2a इक्वल टू -4 और a इक्वल टू -2। सही है बेटा। Yes, sir. बेटा c इक्वल टू 4 हो जाएगा डायरेक्टली। Yes, sir. बेटा b इक्वल टू -1 हो जाएगा।
+1 Yes, sir. ठीक है ना बेटा। Yes, sir. और d कितना आएगा, ये इन दोनों से d इक्वल टू -4। Yes, sir. अब ये वैल्यूज जब यहां जाएंगी, a प्लस बी का मॉडुलस प्लस सी प्लस डी का मॉडुलस, तो ये लिखा जाएगा -2 + 1, और फिर लिखा जाएगा सी डी हो गया अपने पास 4 - 4, तो ये हो गया 1 + 0, ये आ गया बेटा। ठीक है, Yes, sir. चलो नेक्स्ट, अच्छे वाला है ये। इफ 2α + 1 0 3 बीटा β² - 5 बीटा, ये मॉडुलस में एक ब्रैकेट में है, रेक्टेंगल ब्रैकेट है, मैट्रिक्स फॉर्म, इक्वल टू α + 3 0 β² + 2 and -6. Find a quadratic equation whose roots are alpha and beta. वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बतानी है जिसके रूट्स क्या है, अल्फा बीटा। तो पहले तो मुझे अल्फा बीटा ही निकालने पड़ेंगे, क्यों बेटा? Yes, sir. चलो निकालें फिर देखते हैं। α2 और बीटा की 3 वैल्यू आ रही है। चलो देखते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं, 2α + 1 इक्वल टू α + 3, तो α2 हो गया अपना। अब दूसरी तरफ चलते हैं, β² + 2 की वैल्यू 3 बीटा होगी, एक तरफ लाते हैं, β² - 3 बीटा + 2 = 0, और बीटा यहाँ पर 2 and 1 आ जाएंगे, ऐसा ही है बेटा। Yes, sir. अब तीसरा केस उठाते हैं, तीसरा केस है β² - 5 बीटा = -6, और यहां से बनाते हैं β² - 5 बीटा + 6 = 0, और बीटा आता है यहाँ पर 2 3। कोई दिक्कत नहीं। No, sir. तो बेटा कॉमन आंसर तो 2 होना चाहिए, इसका मतलब। Yes, sir. सो आप लिखेंगे अल्फा = 2 एंड बीटा = 2। अब आपको क्या निकालना है बेटा, इक्वेशन निकालनी है। वो होती क्या थी, x² माइनस, याद है अपने को, ये इक्वेशन होती है बेटा। Yes, sir. तो अब मैं क्या करूं, यहां पर अल्फा बीटा पास कर दूं, तो x² माइनस 2 + 2 कर दूंगा, +2 × 2 कर दूंगा बेटा, तो ये हो गया x² - 4x + 4 = 0। ये अपने पास बेटा आंसर बना। ठीक है, सर ऐसे में कॉमन वाला ही लेंगे ना? हाँ बेटा। Yes, sir. क्लियर हो गया बेटा यहाँ पर? Yes, sir.